ठीक है, तो देखते हैं आगे। जय, स्कूल का ये 11th के एग्जाम का कुछ डेट आ रहा है क्या? कि भी हो भी जाएगा अप्रैल में? सर चिन्मय का शायद आ गया। सर आज स्कूल के टीचर से बात किया था, वो बोले कि 20 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा और ऑनलाइन होगा। अच्छा। सर चिन्मय का एक नोटिस में मैंने पढ़ा, उसमें शायद मार्च में होगा एग्जाम। ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, वो बोला डिपेंड करता है अगर कोई डिसीजन लेता है तो। यानी कि कुल मिला के भाई फरवरी के बाद ही लगभग सबका शुरू होगा ना? ठीक है। तो हम लोग जैसे रोटेशन देख रहे थे, तो रोटेशन में लगभग हम लोग देख चुके हैं कि रोटेशन में पहले सिर्फ रोटेशनल देखे, फिर कंबाइंड देख रहे थे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। जितना कुछ भी किए हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास यानी ग्राउंड फ्रेम में हम करते आए हैं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखना हो कंबाइंड वाले के लिए ही, जैसे कि अगर कंबाइंड हम देख रहे थे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, उसमें हम लोग अगर ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं तो दो चीजें ध्यान में रख के हम लोग चल रहे थे। एक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और दूसरा सेंटर ऑफ मास। यानी कि एक बार हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा रहे थे तो हम सिर्फ रोटेशन देख के लिख रहे थे, दूसरा सिर्फ सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करके उसके मोशन को हम लोग देख रहे थे। अब जो हम लोग रोलिंग पढ़ रहे थे, यानी कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ऐसा अगर कोई बॉडी करता है तो उसको हम लोग प्योर रोटेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट चाहिए होता है, वो जानना जरूरी है, तो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि ये हमको ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें कि एक पार्टिकल है, इधर किसी स्पीड से जा रहा है, एक पार्टिकल है इधर किसी स्पीड से जा रहा है, इस दोनों मोमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, या फिर ये इधर कहीं जा रहा है, किधर भी जा रहा है, कुछ भी दे रखा हो, कोई भी डायरेक्शन दे रखा हो, किसी इंस्टेंट की बात करें तो मे बी हो सकता है कि ये किसी सर्कुलर रोटेशन का पार्ट हो। जैसे कि अगर हम सर्कल पे पढ़ते हैं तो एक पार्टिकल है यहाँ इधर जा रहा होता है, एक यहाँ जा रहा होता है। इसको अगर हम लोग यहाँ सेंटर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लगता है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। वैसे ही अगर हम एक गोला मिटा के सिर्फ इस दो पॉइंट को देते तो ऐसा रिप्रेजेंट होता। तो ये दोनों पॉइंट भी हमको इस इंस्टेंट पे हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा अगर सर्कल हो तो उसका ये पार्ट, यानी कि हम इस दोनों पॉइंट के मोशन को भी हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। किसी इंस्टेंट के लिए, किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि गिवन इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग इस पार्टिकल में अगर ये पॉइंट 1 2 है तो इन दोनों के लिए कह ले रहे हैं, वैसे ही इस दोनों पॉइंट 1 2 के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे है कि जो भी चीजें हो रही है वो इंस्टेंटली बात किया जा रहा है, यानी कि ये लंबे समय तक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर गिवन समय पे, गिवन टाइम पे हम लोग ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी इंस्टेंट पे अगर कोई पार्टिकल है और किसी एक्सिस को अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो उस एक्सिस को बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि इसमें हम क्या सीखेंगे, तो जो रोलिंग है, ठीक है, रोलिंग यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसको एज प्योर रोटेशन हम लोग देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। जैसा कि अभी एक एग्जांपल देखें ही, और एक सिंपल सा एनालिसिस वाला एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ये चीज काम कर चुके हैं कि मान लेते हैं कि हमारा गोला है और ये ओमेगा से ऐसा रोटेट कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास किसी स्पीड v से जा रहा है।
ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि प्योर रोलिंग है, ये भी भाई आर के बराबर है। अब अगर हम इस पे डिफरेंट जगहों पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करें, तो इस जगह पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा, तुम लोग बोलो हर बार, सो ओमेगा आर प्लस वी। यानी कि हम इसको 2v लिख सकते हैं। यस सर। इस पॉइंट का सर आई कैप ओमेगा वी आई कैप और ओमेगा आर जे कैप माइनस जे कैप। ये चीज ओमेगा आर जो है यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये भी v के बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ टेंजेंशियली कुछ जाएगा √2v। यस सर। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इधर v, इधर v, जीरो। यानी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 0। ऐसा चीज दिख रहा है। वैसे ही हमको कोई सा भी पॉइंट दिया जाए तो हम लोग बता सकते हैं कैसा ये वेलोसिटी आएगा, और ये हम लोग लिखे थे कब, जब हम लोग दोनों चीजों को कंसीडर करके कंबाइंड कर रहे थे, रोटेशन को भी और ट्रांसलेशन को भी। अब हम इसी चीज को हम ऐसे देखना चाह रहे हैं, यही गोला है, रेडियस आर ही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे एक कील से ठोक दिए, ठीक है। इस कील के अबाउट अगर हम इसको ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, क्लियर है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, यस। एक्सिस है, क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम ये एक्सिस क्यों माने हैं, कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बोल रहे हैं कि इसको हम एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। एक्सिस हम जानते हैं कि अगर रहता है तो रेस्ट में रहता है, तो ये हमको दिख रहा है रेस्ट में इंस्टेंट के लिए। इस इंस्टेंट की बात करें तो ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो इसीलिए हम इसको एक्सिस माने हैं। अब हम मान लिए कि ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताओ क्या होगा। हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ का बताओ क्या आएगा, ओमेगा 2r। यानी 2 ओमेगा आर, यस सर। जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर हम बोल पूछे तो सो ओमेगा आर रूट 2। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तुम फाइंड कर सकते हो, √2r डिस्टेंस आएगा, और इससे यस। परपेंडिकुलर ऐसा वेलोसिटी आएगा √2 ओमेगा आर, जिसे हम √2 भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इस पॉइंट का यस। देखेंगे तो 0। वैसे ही अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, इस सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर का स्पीड कितना आएगा, ओमेगा आर, यस सर। इसको हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा था, अगर हमको ये एक्सिस दिखा कि इस मोमेंट पे रेस्ट पे है, यानी कि गिवन मोशन पे, गिवन टाइम पे जो पॉइंट रेस्ट पे है, उस पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। और हमको दिख रहा है कि अगर हम वो एक्सिस मान लें और ओमेगा जिस ओमेगा से भी रोटेट हो रहा था उसको हम मान ले, तो हर पॉइंट का हम वेलोसिटी जो भी है डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे हम कैसा देख रहे हैं, तो यहाँ हमको सिर्फ रोटेशन होता हुआ दिख रहा है, प्योर रोटेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर ये चीज हमको पता है तो कभी कभी हम लोग इसका सहायता लेकर क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ रोटेशन देखना है, ट्रांसलेशन नहीं देखना है, ठीक है। ठीक है, यस सर। सो हाँ, सो ये कंडीशन जो सिर्फ प्योर रोलिंग में अप्लाई होगा। नहीं किसी में भी होगा, हम सो ये एक ओमेगा इज इक्वल एग्जांपल टू वी यू बाई आर। कुछ भी दिया हो रहा है, यस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये ओमेगा आर और भी रहते, अगर ओमेगा आर भी के बराबर नहीं होता तो ये भी थोड़े होता, कुछ और आता यस सर। इस जगह पे, तो ये रिजल्टेंट √2 भी थोड़े आता, यस सर। ठीक है। तो जैसा ओमेगा रहेगा उसी हिसाब से आएगा।
ये तो हम कैलकुलेटेड है, इसलिए हम ऐसा एग्जांपल लिए हैं ताकि डायरेक्टली हमको दिख जाए। ठीक है, तो सर ये जो एक्स, हाँ सर अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है किसी पॉइंट का, अगर हम लोग रेडियस कर्वेचर फाइंड करें तो क्या होगा जब ये मतलब, करें? सर जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो सर किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें तो क्या, कैसे फाइंड करें? साइक्लोइड आएगा। जिस किसी भी पॉइंट का बात कर रहे हैं तो साइक्लोइड आएगा, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन क्या था? सर हाँ, सर जिस पे परपेंडिकुलर, सो वेलोसिटी से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उस डिवाइड करने वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, यही तो लिखे थे। से। यस अगर सर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता हो तो इसी से फाइंड कर लेंगे। और इक्वेशन पता हो तो एक इक्वेशन भी लिखाए थे। यस सर। इक्वेशन जनरली हमको इसमें पता नहीं रहेगा, तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ एक्सेल कर्वेचर वाला कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? तो वो सेंट्रिपिटल वाले से, कि जो यस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होना चाहिए और उससे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये चीज हमारा इंस्टेंटेनियस, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और हमको दिख रहा है कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को एज्यूम करें तो हमको जो कंबाइंड, ये क्या था? कंबाइंड था, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हमने देखा था, तब ऐसा लिख पा रहे थे। यहाँ से हम डायरेक्टली रोटेशन को एज्यूम करते हुए लिख सकते हैं। तो ये फायदा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। अब हर जगह ऐसा तो हम आसानी से दिखेगा नहीं हमको कि हाँ भाई यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, तो कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स टू फाइंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल रहे हैं आईए ओवर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेथड 1, if ठीक है, अगर हमको किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी और ओमेगा पता हो, ये दो चीजें अगर हमको पता हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये कोई एक पॉइंट है जिसका वेलोसिटी भी गिवन है, कोई सा भी पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको ये पॉइंट गिवन है कि ये पॉइंट का वेलोसिटी v है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम कि इस वेलोसिटी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पूरा स्टेप लिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ही इजी चीज है, इसलिए ध्यान से सुन लो। क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप होगा जो गिवन स्पीड है उस पे, यानी गिवन जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट का, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जो हमारा एक्सिस होगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का वेलोसिटी देखे तो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट का देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, कहीं भी देखेंगे वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या किए, जो गिवन स्पीड है, वेलोसिटी है, उससे हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब एक्सिस या तो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है, दोनों में से किसी एक तरफ हो सकता है।
तो ये ओमेगा का डायरेक्शन देखकर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सिस किधर होगा, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ, तुम लोग डिसाइड करके बताओ। सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अगर हम ऊपर एक्सिस कोई भी पॉइंट लेते हैं तो यहाँ ओमेगा का डायरेक्शन हमको उल्टा नजर आता है वेलोसिटी और ओमेगा के डायरेक्शन से। लेकिन अगर हम लोग इधर की तरफ कोई एक्सिस ले लेते हैं तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ओमेगा इधर ही है और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी उधर ही आएगा। तो ये एक्सिस जो है यहाँ से कितने दूरी पे हो ये कैसे पता लगा है? तो यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ओमेगा एस इक्वल टू वी के बराबर होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू वी बाई ओमेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि हम लोग इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे। जैसे एक प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। ये भी दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस जो है 1 मीटर है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है। आ गया। आया किसी का? बोलो इसमें एक्सिस किधर रहेगा, नीचे या ऊपर? सर ऊपर। ऊपर रहेगा। यहाँ पे हम बनाए हो या फिर यहाँ पे ऐसे दिखा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा हमको ओमेगा दिख जाएगा, क्योंकि हम इस ओमेगा को यहाँ नहीं दिखा कि यहाँ भी तो ऐसे कर सकते। बात बराबर है। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि ऐसा ओमेगा, और ऐसा ओमेगा लेंगे तो 10, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर ही 10 आएगा। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो ओमेगा एक्स इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू एक बार ओमेगा 10 रख रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 1, ठीक है। x का वैल्यू जो आ रहा है ये 1 आ रहा है, यानी कि ध्यान से देखो यहाँ पे, जब रेडियस 1 है तब वो इस पॉइंट पे यानी कि रिम पे ही लाई करेगा, लेकिन जब रेडियस 2 है तब वो अंदर ही लाई कर जाना है। ऐसा हो रहा है, यानी कि रेडियस कितना है उसके हिसाब से ये अंदर हो सकता है, रिम पे हो सकता है, या फिर बाहर हो सकता है। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? हेलो।
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, इफ दो पॉइंट्स का हमको वेलोसिटी पता हो, ठीक है, अगर हमको दो पॉइंट्स के वेलोसिटी पता होंगे तो हम कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं कि इस पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा दे रखा है, लेट्स से कि v1, और इस पॉइंट के इधर की तरफ वेलोसिटी दे रखा है v2। दो पॉइंट्स का वेलोसिटी दे रखा है, लेकिन हमारे मन में ये तो है कि भाई जो भी एक्सिस होगा, जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगा, उससे ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर ही होंगे। ये तो बात मानते हो कि जो भी एक्सिस होगा उससे ये दोनों जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ड्रॉ कर देंगे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्लियर है? यानी कि अगर दो पॉइंट्स के वेलोसिटी गिवन हो, जैसे कि एक एग्जांपल है कि इसको अगर हम बोले कि 2v गिवन है और यहाँ पे हमको पता था किधर की तरफ √2v पता है, जैसे कि जो ऊपर एग्जांपल लिए वही ले रहे हैं। इन दो पॉइंट्स का वेलोसिटी हमको पता है, तो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्राएंगे तो ऐसा जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ऐसा कुछ जाएगा √2v। तो यहाँ पे कट करता हुआ हमको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। तो अगर किसी भी टू पॉइंट्स के वेलोसिटी पते हो तो उन दोनों से लाइन हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, दो पॉइंट्स के वेलोसिटी गिवन हो और पैरेलल हो तब क्या होगा? बोलो। सर या तो बोलो सर, या तो वो रोटेशन नहीं कर रहा है या फिर वो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो फाइंड कैसे करेंगे? तो दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे? चलो एक एग्जांपल ही देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई भी बॉडी है, ये पॉइंट का स्पीड इधर v1 है, इस पॉइंट का स्पीड इधर v2 है। कहाँ होगा? दोनों पैरेलल है, फिर तो रोटेशन ही कर रहा है। रोटेशन तो कर ही रहा होगा। एक रॉड है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक्सिस है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर, दोनों पॉइंट का वेलोसिटी कैसे है, गिवन इंस्टेंट पे पैरेलल है। यस अगर सर। ये अगर L है तो ये ओमेगा L लिख सकते हैं, इसको ओमेगा L/2 लिख सकते हैं। तो रोटेट तो कर रहा है, कैसे कह सकते हैं कि रोटेट नहीं कर रहा? कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, इसी में ध्यान से देखो, तो अगर ये हमारा एक्सिस है तो ये ओमेगा L, यानी कि इस एक्सिस से जो दूर है वही क्या है, ग्रेटर है। यानी कि अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 बोल रहे हैं और ये x2, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? एक L है, एक L/2 है, सिंपली से दिख रहा है x1 ग्रेटर देन x2। यानी इसको अगर हम v1 बोल रहे हैं, इसको हम v2 बोल रहे हैं, तो ये हमको बता रहा है कि v1 ग्रेटर देन v2 होगा। या फिर अगर ये हो तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, यानी कि जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस v1 का है वो ग्रेटर होगा v2 से। ये बात मानते हो? यस सर। यानी कि एक्सिस से वो कम वेलोसिटी दूर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि एक चीज तो हम मानते हैं कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर वहां से हम देखें तो दोनों वेलोसिटी जो है पैरेलल है, यानी पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है अगर लाइन ड्रॉ करें तो।
यानी कि इस पे हम अगर ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी एक्सिस होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा। अब किधर करेगा, ऊपर करेगा, बीच में करेगा, नीचे करेगा। तो हमको सिंपली से दिख रहा है कि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में तो लाई नहीं करेगा। अपोजिट रहता तो करता ना। अगर मान लेते हैं एक का यस वेलोसिटी सर। इधर होता है, एक का वेलोसिटी इधर होता है, तो बोलते इधर से इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन चूंकि सेम है तो या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ऊपर होगा या नीचे होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 दे रखा है, ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो एक्सिस का जो डिस्टेंस है V1 का वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू V2। वो कैसे पॉसिबल है? वो एक्सिस ऊपर रहे तब या फिर नीचे रहे तब? नीचे रहे तब। यहाँ यस से अगर देखेंगे तब भी ये जो है x1 जो है ये x2 से ज्यादा हो सकता है। अगर हम ऊपर पुट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि इम्प्लाई क्या करता है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन x2, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सिस नीचे होगा। अब एक्सिस नीचे है, मान लेते हैं कि यहाँ से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x1 इंटू ओमेगा इजकल टू V1 है एंड x2 इंटू ओमेगा इजकल टू V2 है। यहाँ से हमको इसमें ओमेगा पता नहीं था, तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस d गिवन रहेगा, दोनों के बीच का दूरी। तो x1 x2 में तो एक रिलेशन हमको दिख रहा है, x1 माइनस x2 इजकल टू d है, और यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा x1 बाई x2 इजकल टू V1 बाई V2। यहाँ से एक दूसरा रिलेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके हम x1 और x2 के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिक जो है पॉइंट्स हैं जो कि हमको पता, मतलब कि अगर रहे ऐसा, अगर गिवन रहे तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी को इतना में दिक्कत? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। रेडियस आर है, सर तो ऊपर कीजिए ना। शुरू हो गया। ठीक है, एक ऐसा गोला है जो कि घूम रहा है, इसके दो पॉइंट्स के वेलोसिटी गिवन है, एक v एक 2v। रेडियस जो है इसका r है, ये सेंट्रल पॉइंट है। आइए और फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा। सो हम्म, सो फर्स्ट का बाहर है होगा, ऊपर में आर डिस्टेंस, v से आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि हमको दो पॉइंट्स के वेलोसिटी गिवन है, दो पॉइंट्स के वेलोसिटी गिवन है। इसका ज्यादा है यानी कि इसका एक्सिस जो होगा यहाँ इधर कहीं ऊपर में होगा। ये तो आर गिवन है, अगर हम इसको एक्स बोल दें तो हमको दिख रहा है ये एक्स हमको फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ओमेगा इंटू एक्स इजकल टू वी है, एंड ओमेगा इंटू एक्स प्लस आर जो है वो 2v है। तो यहाँ से हम इसको 2 ओमेगा एक्स लिख सकते हैं। ओमेगा ओमेगा कट गया,
x इक्वल टू आर आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ये एंगल एट गिवन इंस्टेंट 53 डिग्री है। इस पॉइंट का स्पीड यानी बी पॉइंट का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसका लंबाई जो है लेंथ इक्वल टू 10 मीटर है। एल ए बी की बात कर रहे हैं, ये 10 मीटर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले बताओ, ए किधर की तरफ मूव कर रहा होगा? इधर। सो डाउनवर्ड। तो ये वेलोसिटी कितना होगा वो हमको बताना है। ये काइनेमेटिक्स में शायद क्वेश्चन मिला हो तुम लोग को। यस। सो 15/2। 15/2। हाँ ठीक है, और किसी का? कैसे फाइंड किए? वेलोसिटी अलोंग कौन ये रॉड सेम होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई उसका चेंज हो नहीं रहा है, तो अगर इसके अलोंग अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये 53 तो ये भी 53, और यहां से इसका कंपोनेंट v 37 डिग्री। तो यहाँ पे रॉड का लेंथ तो चेंज हो नहीं रहा है, तो v cos 37 डिग्री इक्वल टू हम, तो v आ जाएगा हमारा 15 बाई कितना आ रहा है 2। ठीक है, अगर हम इसी में बोलें कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, तो क्या होगा पता करो, यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसका वेलोसिटी क्या होगा? कैसे पता करेंगे? सर एक सेकंड। तो 25/4। ठीक है, कैसे निकाले उसको? सर ओमेगा आ गया था 10/8 और उससे 5 का दूरी पे है, तो 25/4। ठीक है, ये पॉइंट इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये पॉइंट हम जानते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमको ये दोनों यहाँ पे कट करते हुए दिख रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके अबाउट ऐसा कुछ ओमेगा है, ठीक है, ये लेंथ 10 है, ये
53 डिग्री है और ये 10 है, तो ये लेंथ हमको दिख रहा है 10 sin 53 डिग्री यानी कि 8 मीटर, और ये डिस्टेंस दिख रहा है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा इंटू 8 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। बोलो, ये पॉइंट जो है बी है, ये पॉइंट जो है ए, तो यहाँ से हमको ओमेगा मिल गया 5/4। ठीक है, अल्टरनेट मेथड है, कुछ पॉइंट ए का भी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए अगर लिखेंगे तो ओमेगा इंटू 6 यानी कि 5/4 इंटू 6 यानी कि 30/4 मिलेगा, जो कि फिर से हमको 15/2 ही दे रहा है। ठीक है, किसी पॉइंट का वेलोसिटी हमसे पूछ दे, इस सेंटर का पूछ रहा है, तो सेंटर हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, फिगर से दिख रहा है, नहीं आइसोसेलेस नहीं है। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, कौन सा? ये ओमेगा है तो ये हमको आर डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना सेंटर के लिए। यस सर। 5 ही 5 आ रहा है क्या? सर 5 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 4.8 आ रहा। सर 4.8। सर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, बाइसेक्ट नहीं करता है? करता है सर। करता है। 4.8 कैसे आएगा? अगर तुम यहाँ से इसको मिला दो तो ये हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यस सर। डायगोनल का लेंथ 10 दिख रहा है। सर यस सर। अच्छा 90 डिग्री पर लेकिन कट थोड़ी करता है, ये भी सही है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, ऐसा सर ही लोग अंडर रूट 90। 48। सर हम लोग तो एरिया इक्वल करके कर सकते हैं ना, 8 into 6 into half is equal to 10 into height। तो सर उसमें 4.8 आ रहा। जैसे कि हमको पता क्या करना है, इस वो पॉइंट का दूरी इससे, इस पॉइंट से, यानी कि ये दूरी पता करना है। यस सर। सर हाँ सेंटर ठीक ऑफ तो है, मास बोले थे कि सेंटर ऑफ रॉड बोले थे? सेंटर ऑफ रॉड है, और वहीं तो रॉड का भी सेंटर ऑफ मास भी तो वहीं रहेगा। फिर ये वो 5 हो 5 ही सकता है। 5 ये ही सब आएगा, 5। यस क्योंकि ये डिस्टेंस तो पूछा जा रहा है, तो ये 5 ही आएगा। यस सर 5। ठीक है, तो आर ये 90 डिग्री नहीं होगा, गलत लिखे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री पे नहीं होगा, इस पॉइंट से इसका दूरी जो है 5 है, तो वेलोसिटी जो होगा इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ, ये सेंटर है, तो वेलोसिटी इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा, यानी कि वीसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/4 इंटू 5 यानी कि 25/4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इधर कहीं जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट में पूछेगा तो बाकी अब तुमको एंगल एंगल खेलना पड़ेगा, एक्स वाई कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ऐसा है, ये हमारा एक्सिस है, यहाँ से ओमेगा था। एक चीज और कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे एग्जांपल ही दे रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये जो इधर वी से जो जा रहा है ये ओमेगा आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के यानी कि फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग पहले फाइंड करे थे, एनर्जी टोटल,
तो ये लिखते थे 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 MV स्क्वायर, ये लिखते थे। यस। मान लेते हैं कि क्या ले लें, डिस्क। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछना था, हाँ बोलो। तो उसमें जो वेलोसिटी ऑफ सीएम है, हम्म, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ के आप लोग फिर आपस में उसको इक्विटी कर सकते हैं, वेलोसिटी अलोंग रोड। दो कंपोनेंट तोड़ के तो वेलोसिटी अलोंग रोड तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो उससे आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन ये एंगल कैसे निकालोगे? सो वो में एक वर्ड, सो वो तो निकल जाएगा, एक वर्टिकल लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लेंगे कंपोनेंट। कर सकते हो, अगर एंगल निकल जाए आसानी से तो बढ़िया है। तो वो एक एंगल दिया हुआ ना, वर्टिकल लेंगे तो मतलब एक जे यहाँ से डायरेक्शन। ऐसा कर रहे हो? यस। हाँ तो। सो ये एंगल एक दिया हुआ ना 53 डिग्री। हाँ ये दिया हुआ है। सर एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट पे लेंगे। तो ये एंगल पता चलेगा तब तो लोगे। सर वो नहीं, हम्म। सर एक जो पॉइंट है सीएम का, से एक जे डायरेक्शन में v1 मान लेंगे और आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में v2। फिर बाद में दोनों का जो वेलोसिटी निकल जाएगा जे v1 और v2, तो दोनों का जैसे v1 स्क्वायर प्लस का ऐसा अंडर सी रूट। है, इधर V1 लोगे इधर V2 लोगे, और और सर वेलोसिटी अंग रॉड से इक्वल होगा ना। दोनों का इक्वल क्यों होगा? तो यहाँ इक्वल नहीं से होगा अगर ये θ1 अलोंग रोड। θ2 करोगे तो V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2 VA cos 10 cos 53 के बराबर आएगा। तो यस इक्वेशन ही बनता चला जाएगा। यस। ठीक है, अगर एंगल कोई ऐसा सिचुएशन दिया रहता है, स्क्वायर टाइप का रहता है, कुछ रहता, अगर हम एंगल पता कर सकते थे तब कर सकते, में भी सॉल्व हो जाता। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये चीज है। भी जो है ओमेगा आर है, तो यहां से हमको दिख रहा है 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ICM प्लस MR स्क्वायर, यही मिल रहा है। यस सर। ठीक है, अगर हम बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारा इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन था, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते IAOR के अबाउट, तो इसके अबाउट हम सिर्फ ओमेगा से देख रहे हैं, तो ये 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखते। यस ठीक है, सर। इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ हमको ट्रांसलेशनल दिख रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये कितना आएगा बताओ? सर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। प्लस MR स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये यस। दोनों क्या हमको सेम ही दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, यानी कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस को अगर मोमेंट पे मान लें तो उसके अबाउट कुछ भी, मतलब जो कुछ भी पूछा जाए, हम सिर्फ उसी एक्सिस को अबाउट मानते हुए एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं वो सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सिस क्या, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी के अबाउट हमारा ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां भी आ रहा है उसी के अबाउट हमको ओमेगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट है टॉपलिंग। टॉपलिंग मतलब क्या होता है? टॉपलिंग वर्ड से क्या समझते हो कोई भी? पलटना। जैसे कि अगर मान लेते हैं
कि ऐसा कोई बॉक्स रखा हो, इस पे अगर हम फोर्स लगाएं थोड़ा पलटना मुश्किल होगा, यहाँ पे हम लगाएं तो हो सकता है कि ऐसा लुढ़क जाए। ठीक है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा झटका दे या फिर धक्का दे इधर की तरफ गिर जाता है। वही अगर ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो उसको थोड़ा टॉपल कर पाना, यानी कि इसको ऐसा उलट देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो टॉपलिंग मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई भी बॉक्स या फिर कार खड़ी है, एक तरफ से जाके हम साइड से धक्का दे रहे हैं, ऐसा धक्का दिए कि उसके चारों चक्का ऊपर हो गए, तो वो चीज होता है टॉपल करना, पलट जाना। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं बॉल है, उसको हम धक्का दे तो टॉपल करेगा कि रोटेट कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का शेप का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो भी रोटेट होने का टेंडेंसी रखता है, लेकिन चूंकि उसका सरफेस का बनावट ऐसा है कि वो रोटेट नहीं हो पा रहा है, बल्कि ऐसा लुढ़कता हुआ चलेगा, यानी टॉपल करेगा। यानी कि अगर थोड़ा थोड़ा बोल रहे हल्का आ जाए, कार को ऐसे धक्का देते हुए जाए साइड से, जिधर से गेट खोलते हैं, तो ऐसा ही लुढ़कते लुढ़कते आगे चलता रहेगा। तो वही सिचुएशन है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टॉपल करना है, टॉपलिंग। तो हम सिंपली एक बॉक्स को ही टॉपल कराते हैं, उसका कंडीशन क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गिवन बॉक्स है जिसका वेट मान लेते हैं m होगा, मास, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर टॉप पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि हम फिलहाल कांस्टेंट ही रखे हैं। ठीक है, तो बताओ अगर ये सरफेस स्मूथ रहेगा तो ये आगे की तरफ भाग पड़ेगा, ऐसा ही यस होगा, सर। आगे की तरफ भागने लगेगा, टॉपल थोड़ा मुश्किल से हो पाएगा। अगर रियल लाइफ में अगर सोचो कि एक सरफेस पे बॉक्स रखा हम धक्का दे रहे हैं तो, लेकिन हम जानते हैं कि सरफेस जो होगा रफ है अगर, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। ये लेट से इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से इधर की तरफ इसका mg लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको धक्का दे रहे हैं, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, ठीक है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा बताओ? साइड लेंथ ए लिख लो, क्यूब है, ए इसका साइड है, F(a/2) माइनस प्लस μmg(a/2). ठीक है, एफ ए बाई टू, ये इसको ऐसा रोटेट कराना चाह रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, प्लस फ्रिक्शन का, ये भी इसको ऐसा रोटेट करना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, mg का क्या होगा बताओ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0। जीरो होगा, रेडियस जीरो है तो जीरो ही होगा। ये मतलब कि दो फोर्स है, दोनों इसको क्या ऐसा रोटेट कराने का टेंडेंसी रख रहे हैं? यस सर। फ्रिक्शन नहीं होता, मान लेते हैं ये फ्रिक्शन नहीं था, तब भी ये सिंगल फोर्स इसको वैसा रोटेट कराने का टेंडेंसी रख रहा है, रख रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्लेन सरफेस था तब भी इसको वैसा रोटेट कर जाना चाहिए था, स्मूथ सरफेस था जब, यहाँ पे भी फ्रिक्शन एक्ट कर भी रहा है तब भी इसको तुरंत रोटेट कर देना चाहिए। लेकिन हम अगर किसी एक बड़े से बॉक्स से ऐसा थोड़ा सा फोर्स पे हम लोग रोटेट नहीं करा पाते, ऐसा क्यों? रियल लाइफ में देखते हो तो ऐसा थोड़े है टच किया और लुढ़कना शुरू हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो टॉर्क तो प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, टॉर्क जब प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको रोटेट होना चाहिए। अब रोटेट तो होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है,
ऐसा क्यों? जैसे कि अगर स्फीयर फुटबॉल होगा, फुटबॉल के ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो लुढ़कना शुरू हो जाता है, ठीक है, हल्का सा भी फोर्स पे वो लुढ़कने लगता है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट थोड़े से फोर्स पे लुढ़कते नहीं है, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हैवी है तो और ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि टॉर्क रोटेट कर रहा है लेकिन बॉडी डज नॉट टपल, तो रोक कौन रहा है? कोई तो रोक रहा होगा, ठीक है, कौन रोक रहा होगा बताओ? अच्छा चलो एक एग्जांपल और देते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इधर से अगर हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अब तुम अगर फील करना चाहते हो तो ये जो सरफेस है इस जगह पे, यानी कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, किस जगह पे वो ज्यादा प्रेस कर रहा होगा, यानी कि अर्थ को ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? सो बी। बी पे। अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे धक्का देते हैं तो जो दूसरा एंड होता है उसकी तरफ जो है नॉर्मल ज्यादा लग रहा होता है, यानी कि इधर ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, नहीं नॉर्मल ज्यादा है। जब ये समतल कुछ भी नहीं लग रहा था तो नॉर्मल हम बोल रहे थे कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, लेकिन जब हम इधर की तरफ फोर्स लगाने लगे तो इसका जो नॉर्मल है इधर की तरफ कहीं शिफ्ट हो जा रहा है, यानी कि अब नॉर्मल जो है इधर कहीं एक्ट करने लग रहा है, यानी कि नॉर्मल जो है इतना क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है। ये एक्स डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट हो गया है, यानी कि इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल शिफ्ट्स। ध्यान से देखो, नॉर्मल का टर्क क्या एफ और फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, यस सर। ठीक है, तो ये शिफ्ट कर जा रहा है और वैसा कि सच डेट इट बैलेंसेस टॉर्क ऑफ एफ एंड अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो, यानी कि अगर हम लोग ऐसे धक्का दे रहे होते हैं और ये अगर टॉपल नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल है वो शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट होके नॉर्मल जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, यानी कि टॉर्क ऑन सेंटर ऑफ मास है तो ये एफ और एफ का है, ये जो है बैलेंस्ड होगा किससे, तो नॉर्मल से, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट हमको दिख रहा है कि एन इंटू एक्स इजकल टू जो है ऊपर टॉर्क के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमको x का पता मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमको x मिल जाएगा। n तो ऑफ कोर्स अगर हम लिखेंगे तो mg ही लिखेंगे, n का मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे की तरफ mg है ऊपर की तरफ n है, आगे ऊपर नीचे मोशन हो नहीं रहा है तो n इजकल टू mg ही लिखेंगे। इस इक्वेशन में अगर यूज करेंगे तो f इजकल टू x इजकल टू हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रखें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर स्लाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा म्यू एम जी, ठीक है। इफ डज नॉट स्लाइड, अगर स्लाइड नहीं कर रहा होगा तो फ्रिक्शन बाई एफ के बराबर होगा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, फॉर फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन जो है ठहरा हमारा स्टैटिक, अगर फ्रिक्शन है और वो स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है यानी एफ के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्सेस नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ के बराबर। लेकिन अगर स्लाइड कर रहा है तो भाई फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, कितना, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी होता है, क्लियर? यस तो ये सर। अगर हमको फ्रिक्शन और एन का वैल्यू रख के हम एक्स का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब ये टॉपल कब होगा, यहाँ तक तो हमको दिखा है ऐसा कुछ कि भाई ये नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, एक्स कितना शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और ऐसा बढ़ा दें कि ये नॉर्मल शिफ्ट होते होते यहाँ से भी आगे निकल जाए, अब बोले कि इतना दूर ले जाएंगे तब जाके इस फोर्स को ये बैलेंस करेगा, ठीक है।
ये जो है a/2 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से। यानी कि इस पोजीशन से अगर नॉर्मल इस सरफेस से आगे चला गया तो ये जो नॉर्मल फोर्स अब एक्ट करेगा वो क्या इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि वो अब नॉर्मल के पास क्षमता नहीं है कि रोक सके। जब नहीं रोकने के कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का मैग्नीट्यूड फिक्स है mg, अगर हम ये फोर्स को बढ़ाते जाए तो ये नॉर्मल शिफ्ट होते होते यहाँ तक आएगा। यहाँ से भी आगे अगर जाने का टेंडेंसी रह जाता है उसके पास कि भाई आगे एक्स बढ़ाएंगे तभी जाके टॉर्क बैलेंस करेगा, तो वैसे सिचुएशन में ये टॉपल हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोले कि ये x का वैल्यू a/2 आ जा रहा है, यानी कि बॉडी जो है टॉपल कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि नॉर्मल जो है बॉडी से बाहर आ गया। ऐसा हो यस सर। सकता है? नहीं, हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट छोड़ के कैसे आगे चला जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि मोस्टली यहाँ पे हो सकता है। तो उस समय क्या होगा, सारा नॉर्मल इधर और ये सारा का जो इधर का जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ ऐसा कुछ उठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको लुढ़का सकते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल का ऐसा x का वैल्यू आ रहा है कि a/2 से ज्यादा हो जाए, यानी कि बॉडी टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिचुएशन हमको मिल रहा है कि नॉर्मल कहाँ लगेगा। मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहते हैं। तो एक एनालिसिस करते हैं एक और। हमारे पास एक मान लेते हैं कि बॉडी है। ठीक है, जनरलाइज वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं कि कब बॉडी टॉपल करेगा पहले या स्लाइड करेगा, क्या होगा वो कंडीशन जानना चाहते हैं। यानी कि बॉडी टॉपल करेगा, स्लाइड करेगा, क्या करेगा, तो जनरलाइज वैल्यू में लोग लेके चलना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ से हम h हाइट ऊपर लगा रहे हैं। ये डिस्टेंस जो है b है, ये जो डिस्टेंस है a, यानी क्यूब नहीं क्यूबॉइड ले रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा। ठीक है, इधर की तरफ mg लग रहा होगा। मान लेते हैं कि नॉर्मल इधर कहीं शिफ्ट करके इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। ये दूरी जो है x है। और फ्रिक्शनल फोर्स भाई अपना इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, सरफेस का जो है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं करना चाहता है तो एफ मैक्स तो हम जानते हैं कि म्यू mg होता है। स्लाइड नहीं करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो एफ जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या म्यू mg से कम होना चाहिए? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये सब पहले की बातें हैं कि अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन म्यू mg है। लेस देन म्यू mg यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है। अब अगर हमको टॉपल कराना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? फॉर टॉपल ना हो तो नो टॉपलिंग। अभी हम टॉपल नहीं करा रहे हैं, ऊपर पहले स्लाइड नहीं करा है, अभी टॉपल नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अगर स्लाइडिंग का कंडीशन होता तो F शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg होता और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड जो होता वो म्यू mg के बराबर होता। इस केस में
अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग जो होगा वो कैपिटल एफ के बराबर होगा, ठीक है, इतना बात मानते हो कि इस केस में जब नो स्लाइडिंग है तब इतना एक्ट कर रहा हो। लिमिटिंग वैल्यू में हो सकता है ये बराबर भी हो जाए, खैर। अब टॉपल नहीं होने का कंडीशन क्या होगा बता सकते हो तुम लोग इक्वेशन से? ये तो हम यस सर। जानते हैं कि x जो होगा वो लेस देन a/2 होगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशंस पहले। यहाँ पे f है। तो f के लिए लिखेंगे तो ध्यान से देखो, h माइनस a/2 होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ से a/2 दूरी पे होगा। क्लियर है? यस सर। फिर इसी में जोड़ देंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन जो है वो कितना दूरी पे है? a/2 दूरी पे है, तो f a/2। ये किसके बराबर होना चाहिए नॉन टपल के लिए? n इंटू एक्स के बराबर। n कितना? तो mg। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? mg से डिवाइड हो जाएगा और क्या। f by m a/2 फॉर नो टॉपलिंग ये शुड बी लेस देन इक्वल टू b/2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्टेंस b/2 होगा। यस सर। ठीक है, इक्वल टू हम लिमिटिंग केस में लगा रहे हैं, इक्वल टू होना चाहिए। फॉर टॉपलिंग x शुड बी ग्रेटर देन, ये होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन है ये हमारा नो टॉपलिंग का आ रहा है। अगर वही फॉर टॉपलिंग का था तो x शुड बी ग्रेटर देन b/2 करते। फॉर मैक्सिमम if for just toppling, ठीक है, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम फोर्स कितना हम लगा सकते हैं कि जस्ट टॉपल कर दे, या फिर मैक्सिमम फोर्स इतना कि टॉपल ना हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे मिनिमम फोर्स कहा जा सकता है कि टॉपलिंग करने के लिए लिख सकते हैं कि मिनिमम फोर्स फॉर टॉपलिंग, जस्ट टॉपल करना चाहते हैं तो मिनिमम हम कितना फोर्स अप्लाई करें, या फिर ये भी कह सकते थे मैक्सिमम हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि हम टॉपल, वो जो बॉडी है वो टॉपल ना हो। दोनों बात सेम है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा फॉर जस्ट स्लीपिंग का पहले देखते हैं। जस्ट स्लीपिंग और ये मैक्सिमम, उसी में आ जाएगा कंडीशन हमारा ये चीज। मैक्सिमम फॉर जस्ट स्लीपिंग के जितना हम लगा रहे हैं, ऊपर वाला कंडीशन जो भी गिवन चीज होगा उसके लिए हम ऊपर का चीज यूज करेंगे, ये सारे चीजें यूज करेंगे जनरलाइज वैल्यू। लेकिन अगर हम स्पेशल केस देख रहे हैं, ठीक है, ये केस है कि अगर हमको बोला जाए कि हम मैक्सिमम फोर्स लगाएं जस्ट स्लीपिंग, यानी कि फोर्स का वैल्यू कितना रखा होगा, यानी कि F का ये जो वैल्यू म्यू एम होगा जी। वो इक्वल टू म्यू एम जी होगा। यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू हम म्यू एम जी लिमिटिंग केस में लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू लिख रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड करना है, यानी कि इक्वल टू है, हम जो है इसको रेंज के टर्म में आंसर लाएंगे, इसलिए हम ऐसा इक्वेशन लिखे। ठीक है, यानी कि अगर ये रहा तो नो स्लीपिंग होगा। ठीक है, जब तक फोर्स लेस देन रहा। इस केस में अगर हम लिखेंगे तो F जो होगा, इस केस में F जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। यस सर। अगर हम इसको ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करें, दिस इंप्लाइज दैट इन इक्वेशन 1 यहाँ से F जो है कैपिटल F है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ हमको क्या बचेगा? FH बाई
mg should be less than equal to b/2 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू bmg/2h होना चाहिए। ये इक्वल टू लगा देंगे तो हमको मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग नहीं होगा, टॉपल करेगा। ठीक है, नहीं कि स्लिपिंग नहीं होगा लेकिन टॉपल भी नहीं होगा इस मैक्सिमम फोर्स पे। लेकिन अगर यही ग्रेटर देन कर दें तो हो जाएगा। एफ का जो वैल्यू है अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो म्यू एम जी ये लेस देन इक्वल टू बी एम जी बाई 2h अगर लिखते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से हमको दिख रहा है कि म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू b/2h। ठीक है, तो ये हमको म्यू में कंडीशन मिल रहा है, ये Yes. फोर्स में कंडीशन मिल रहा है और ऊपर वाला जनरल कंडीशन मिल रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ऐसा सिचुएशन में कि बॉडी सर विल ये फर्स्ट, हाँ सर एफ एच बाई एम जी सर वो तो नो स्लाइडिंग के केस में भी होगा ना। किसमें? हाँ सर मतलब कि ऊपर स्लाइड ना करे, ये क्या का कंडीशन है? नो स्लीपिंग फॉर, लेकिन टॉपल जैसे मैक्सिमम हम फोर्स कितना लगा सकते हैं कि टॉपल भी ना करे ना भी स्लिप करे, तो उसके लिए कंडीशन आ रहा है। अब अगर हम यस चाहते हैं कि फर्स्ट टॉपल और फर्स्ट स्लिप, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो या तो टॉपल कर सकता है या फिर स्लिप कर सकता है, दोनों में से कौन पहले करेगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कैलकुलेट म्यू एम जी एंड बी एम जी बाई 2h। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करके रख लेंगे, ये दोनों का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फॉर फर्स्ट स्लीप, यानी कि अगर पहले अगर वो स्लीप करना चाहता है तो एफ शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू एम जी होगा। ठीक है, एफ दिया होगा, म्यू एम जी से अगर बड़ा होगा तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, एफ का वैल्यू अगर हम ऊपर ये वाला वैल्यू इक्वल टू अगर लगा के यूज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये बी एम जी बाई 2h शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। यानी कि हम यहाँ से म्यू का भी कंडीशन लिख सकते हैं, b/2h अगर ग्रेटर देन म्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि पहले स्लिप करेगा। ठीक है, ये क्या है, अगर ऐसा कंडीशन है, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किसके हैं, पहले स्लिप करने का। बोले फर्स्ट टॉपल करे, स्लिप ना करे। फर्स्ट अगर टॉपल करना चाहता है उस समय तो हम लोग ऊपर निकाले ही हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन b/2h होना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन है, इसी का उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट टॉपल यानी म्यू शुड बी ग्रेटर देन b/2h। अगर ऐसा आता है तो पहले टॉपल करेगा, स्लिप बाद में करेगा। बाद में कहां से करेगा, टॉपल ही कर जाएगा तो। ठीक है, और इस केस में अगर ऐसा रहता है तो स्लिप करते करते हो सकता है अगर कंडीशन पूरा हो जाए तो टॉपल कर जाए। जैसे खुद भी एक्सपीरियंस करते हुए कभी कभी किसी बॉक्स पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो स्लिप नहीं करता है, टॉपल कर जाता है। लेकिन कुछ कुछ होता है स्लिप करता है फिर टॉपल करता है, एक्सपीरियंस किए होगे। यस ठीक है, तो वही चीज दिया है। न्यूमेरिकल वैल्यू पे एक क्वेश्चन देते हैं। म्यू जो है 0.2 है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ये हाइट 3 मीटर पे।
क्यूब है, साइड लेंथ 4 मीटर है, मास इसका 5 kg है। पूछ रहा है कि फर्स्ट स्लिप्स और टॉपल क्या होगा पहले। So sleep. ठीक है, तो एफ मैक्स निकाल लेंगे। एफ मैक्स कितना आ रहा है, म्यू एम जी, यानी कि ये 10 न्यूटन आ रहा है। 10 न्यूटन है, एफ जो है ग्रेटर देन 10 न्यूटन है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट जो है स्लिप करेगा। ठीक है, एक्स टॉपल करेगा या नहीं। सिर्फ करेगा जब बढ़ाएंगे तो। देखते हैं, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग रहा होगा 10 न्यूटन, तो यहाँ से कितना मिल Yes, रहा है, 15 इंटू ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर पे है, ये 1 प्लस 10 इंटू 2 इजकल टू एन एम जी। 50 इंटू एक्स, एक्स इजकल टू कितना आ रहा है, 20। सर मैक्सिमम केस लगाए तो 2। 0.7 आ रहा है। इधर लग रहा है ना। नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है, लेस देन है। यस लेस देन कितना आना चाहिए था, 2 है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, a/2 कितना है, 2। लेस देन 2 है, यानी कि नोट। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 2 आ जाता तो टॉपल कर जाएगा। b/2h से फाइंड करना चाहते हो तो b/2h अगर लिखते हैं तो b कितना है, 4, 2 इंटू 3, 6, तो 0.67 आ रहा है। ये ग्रेटर देन हमको आ रहा है 0.2, यानी म्यू से ज्यादा है। तो इससे हमको क्या कंडीशन मिल रहा है, बोलो। स्लिप्स का सर पहले। कंडीशन आ रहा है। यस मास m है, क्यूब है, साइड लेंथ a है। बोल रहा है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो फाइंड पोजीशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यानी कि बॉडी को रखे हुए हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। आ गया। सो कितना आ रहा है, बोलो। सो म्यू एक्स कॉस पता कर, थीटा। म्यू कॉस थीटा नहीं,
यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा के बराबर। यस सर। ठीक है, नॉर्मल सर कितना लग रहा है, म्यू टेन हाँ थीटा है। म्यू फिर क्यों आएगा इसमें, बोलो। एफ ए बाई नहीं टू है। किसके बराबर होना चाहिए, एन एक्स के बराबर। तो एक्स अगर यस। लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमको एफ बाई एम जी जो है टेन थीटा इंटू ए बाई टू दिख रहा है आंसर। अगर स्लाइड करता तो क्या होता, एफ का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, तब म्यू ए बाई टू आता। बात समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक बच गया है 10-15 मिनट का, वो ये कि मान लेते हैं कि हैवी कार है, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कार है, किसी ऐसे सर्कुलर रोड पे चलता है, कार तो जनरली नहीं, जो हैवी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वैसे जब मुड़ रहे होते हैं तो ऐसा टॉपल कर जाते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये बच गया है, तो इसको किसी दिन नेक्स्ट क्लास में सोमवार को डिस्कशन रखोगे या फिर वेडनेसडे के बाद। सर वेडनेसडे। ठीक है, तो ये 10-15 मिनट का है, तो उसी दिन हम लोग सोच रहे हैं कि इसको पहले करके फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, तो सोमवार से हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, और एक दो पेज अगर लिख रहे हो रोटेशन का तो उसमें एक दो पेज छोड़ देना, क्योंकि अभी ये एक टॉपिक बचा हुआ है 10-15 मिनट का है, और जितना कुछ भी है इसको खत्म करो। तो वेडनेसडे को ग्रेविटी आपका क्लास नहीं रहेगा, ग्रेविटेशन का। नहीं, ग्रेविटेशन का नहीं रहेगा, इसी का रहेगा, ठीक है। इसका डिस्कशन होगा, यानी क्वेश्चंस करने हैं, और पहले 10-15 मिनट का टाइम है, इसको खत्म कर लेंगे फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सर बाकी सब भी, सर हाँ सर तो फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा सर, फिर उसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसका तो शुरू शुरू में तो अभी यही ना चलेगा, अभी तो इंट्रोडक्शन ही होगा। सर सर तो मंडे को ही रख दीजिए इसको। बाकी लोग क्या बोल रहे हो, बोलो सब। हम्म, देव, अमलदीप, सर हम्म, आई थिंक ट्यूसडे को रख दीजिए, और मंडे को ग्रेविटेशन स्टार्ट नहीं कीजिए, पहले रोटेशन खत्म कर लेते हैं। तो रोटेशन का तो 10-15 मिनट का ही बचा हुआ है, तो इसीलिए सोच रहे हैं एक ही दिन में हो जाएगा। सर रोटेशन का पूरा कंप्लीट हो जाता तो सर ज्यादा सही रहता। ठीक है फिर, तो वही मंडे को ही तुम लोग का बोल रहे हैं कि क्लास लगा लेते हैं रोटेशन का, ठीक है। उस दिन खत्म कर लेंगे और डिस्कशन भी हो जाएगा, और जो कुछ बचेगा उसको एक दिन और लगा के खत्म कर लेंगे, उसके बाद ये ट्यूसडे से ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर।